तो हेडिंग डालेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। तो देखो आज से 2-2.5 हजार साल पहले लोगों को ना बहुत अजीब अजीब से ख्याल आते थे। वो ख्याल ऐसे थे कि ये सूरज जो है, सूरज या चांद, वो निकल रहा है इधर से इधर जा रहा है, फिर अगले दिन निकला इधर से इधर चला गया। जब एक बार वो इधर से इधर चला गया था तो चला ही क्यों नहीं गया, वापस से वो घूम के इधर कैसे आ गया। लोगों को पता नहीं था ना कि प्लेनेट का शेप किस टाइप का है, उनका ऑर्बिट किस टाइप का होता है, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। बस उन्हें बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि डेली ये सूरज वहीं से आता है और इसी तरफ को जाता है, तो वो सीधा क्यों नहीं निकल जाता। तब लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब है कि वो ना गोल गोल चक्कर लगा रहा है। तो आज से 2000 साल पहले टॉलमी टॉलमी थे। 2000 साल पहले, 2000 साल पहले इन्होंने बताया कि जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या है, जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक। देखो मैं 3 वर्ड यहां पे यूज करूंगा, जियोसेंट्रिक। जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ। जब अर्थ की स्टडी आप करते हैं ना तो उसे कहते हैं जियोग्राफी। उसके बाद मैं वर्ड यूज करूंगा जैसे हेलियोसेंट्रिक। तो हेली का मतलब होता है क्या, सन। और हमारे मून का नाम क्या है, लूना। हमारे मून का जो नाम है वो लूना है, लोग उसको मून ही कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल नाम क्या है उसका, लूना। तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। जैसे मार्स के फोबोस और डीमोस, मार्स के 2 मून है ना, तो सबको नाम याद रहते हैं, लेकिन अपने ही मून का नाम पता नहीं होता है, लूना नाम है। तो देखो टॉल्मी ने ये बताया कि जो यूनिवर्स है, पूरा का पूरा यूनिवर्स, वो कैसा है, जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक बोलने का मतलब है कि अर्थ सेंटर में है और बाकी सब इसके चक्कर लगा रहे हैं। जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी बाकी के प्लेनेट हैं, सन है, सब इसके चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जियोसेंट्रिक उनकी थ्योरी थी। आज की डेट में हम जानते हैं ये सही है या गलत है, गलत है। तो इनकी थ्योरी जो थी वो गलत थी। तब हमारे इंडिया से आए एक आर्यभट्ट, नाम सुना है आप लोगों ने। इंडिया का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था ना, उसका भी नाम क्या था, आर्यभट्ट। बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे ये। इन्होंने, ये करीब आए थे 500 एडी में। 500 एडी में इन्होंने बताया था कि जो यूनिवर्स है ना वो जियोसेंट्रिक नहीं है, वो हेलियोसेंट्रिक है। यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स के सेंटर में, पूरे यूनिवर्स के ही सेंटर में सन है बताया इन्होंने। इनकी दुनिया बहुत छोटी थी, उन्हें लगा था कि सन वन के आगे कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। सन तो बहुत एक छोटा सा स्टार है। उन्होंने बताया कि यूनिवर्स कैसा है, उसके बीचों बीच सन है और सारे के सारे स्टार और सारे के सारे प्लेनेट मून सब इसी के चक्कर लगा रहे हैं। ये थ्योरी भी गलत है, लेकिन कुछ तो उन्होंने सही पकड़ा कि अर्थ सन के चक्कर लगा रही है, ना कि सन अर्थ के चक्कर लगा रहा है। तो बहुत सही बात इन्होंने बोली थी, ठीक है। अब इसके बाद फिर आते हैं और 2 लोग। एक आते हैं कॉपरनिकस। कॉपरनिकस। और एक आते हैं गैलीलियो। हुआ क्या, ये बहुत साल पहले की बात है, उस समय तो ना नेट था ना आने जाने की सुविधा थी। इन्होंने जो बात बोल दी थी ना, विदेशों में पता नहीं थी, लेकिन वहां पे कॉपरनिकस और गैलीलियो थे। उन्होंने भी ये बात को साबित किया कि हाँ भाई, अर्थ जो है ना वो चक्कर लगा रही है किसके, सन के। तो इन्होंने भी बोला कि जो यूनिवर्स है वो हेलियोसेंट्रिक है, हेलियोसेंट्रिक है। लेकिन उस समय जो चर्च वगैरह थे ना, ये बात को मानते नहीं थे। चर्च का कहना था कि हमारी बुक में लिखा हुआ है कि अर्थ बीच में सन चक्कर लगा रहा है, तो ऐसा ही है। तो इनको अपनी बात से पलटना पड़ा था, नहीं तो बोले थे कि तुम्हारी जान ले ली जाएगी, ठीक है। तो यहां तक के थोड़ा सा डेवलपमेंट होते रहा। इसके बाद मेन चीज आई। इसके बाद आते हैं टाइको ब्राहे। इनका नाम लिखो मत, अभी बस सुनते जाओ। टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे जो थे, इन्होंने ना स्टडी की थी किसकी, एस्ट्रोनॉमी की। एस्ट्रोनॉमी। इन्होंने सितारों की, चांद की, सूरज की बहुत जबरदस्त स्टडी की। पूरा जीवन अपना ना इन्होंने उसी की स्टडी में लगा दिया। और नोट्स पे नोट्स बनाते चले गए, 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 बनाते चले बस चले गए। जैसे कि कुछ बच्चे करते हैं, नोट्स बनाते चले गए, बनाते चले गए, बनाते चले गए। नोट्स बनाने के बाद उसको पढ़ना भी होता है, कंपाइल करना होता है। इन्होंने कंपाइल, आप लोग जानते थे आज से पहले टाइको ब्राहे का नाम, नहीं। तो जो लोग नोट्स बनाते चले जाते हैं ना, उनका नाम कोई नहीं जानता है। लेकिन इनके जितने भी नोट्स थे, इनके चले जाने के बाद फिर आए एक
नए साइंटिस्ट, उनका नाम था केपलर। क्या आपने नाम सुना है? हाँ, यहाँ से सुना सुना नाम है। इन्होंने खुद से कुछ स्टडी स्टडी नहीं की। इन्होंने क्या किया, इनका डाटा उठाया और उससे कुछ कुछ अपने लॉज निकाले। तो केपलर के 3 लॉ हम लोग पढ़ते हैं। तो एक्चुअली उनके लिए डेटा कहाँ से मिला था उनको? यहाँ से। केपलर ने उनके डेटा को स्टडी किया और बताया कि ऐसा ऐसा होता है। 3 लॉ दिए थे, वो हम लोग पढ़ेंगे। अब केपलर ने जो कुछ भी किया ना, उसको और साथ ही साथ टाइको ब्राहे, इन दोनों के नोट्स को मिला के पढ़ के अब आए हमारे कौन? न्यूटन भाई साहब। न्यूटन भाई साहब ने इन दोनों की थ्योरीज को पढ़ा, डेटा को पढ़ा और अपने कुछ कुछ नियम दिए, जिसमें से एक है न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। इसका नाम तो सबने सुना है। जी की वैल्यू वगैरह भी कैलकुलेट करके दी। खुद से कुछ नहीं किया उन्होंने, क्या किया, इनके सारे नोट्स पढ़े और एग्जाम में पास हो गए। आज आप किसका नाम जानते हैं? न्यूटन जी का। उससे भी कम लोग नाम जानते हैं केपलर को। टाइको ब्राहे का तो नाम कोई नहीं जानता। इसलिए घर जाके नोट्स को पढ़ना है, ठीक है। तो न्यूटन के अब लॉज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग केपलर के लॉज पढ़ेंगे और न्यूटन के लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ग्रेविटेशन, ग्रेविटी कहां से पिक्चर में आई, इसके ऊपर हमको डिटेल में डिस्कस करना है। पहले कुछ डेफिनेशंस लिखिए जो आपसे पूछते हैं एग्जाम में। नंबर 1 लिखिएगा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में डिफरेंस पूछता है या दोनों की डेफिनेशन लिखने के लिए कहता है। डेफिनेशन क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। तो न्यूटन भाई साहब का एक बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन था कि दुनिया में कोई भी 2 पार्टिकल हो जिनके पास मास होना चाहिए। वैसे तो पार्टिकल नहीं, बड़ी बड़ी बॉडीज के लिए भी ये लॉ फुलफिल होता है, लेकिन उन्होंने क्या दिया था, पार्टिकल का नाम लिया था कि अगर दुनिया में कहीं पे भी 2 पार्टिकल हैं तो वो दोनों एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हमेशा ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या ये बोर्ड मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? हाँ, अट्रैक्ट कर रहा है। क्या ये पेन बोर्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? हाँ, अट्रैक्ट कर रहा है। दुनिया के कोई भी 2 मास ले लो, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। अब ग्रेविटी कहां से आ गई? अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट में से एक कौन सा है? अर्थ है। तो हम इस ग्रेविटेशन फोर्स को क्या कह देंगे? ग्रेविटी कह देंगे। दैट्स इट। तो लिखिए ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन gravitation is the force of attraction between any 2 bodies। देखो मैंने यहाँ पे any 2 bodies बोला है, अर्थ वर्थ का तो नाम ही नहीं आया है अभी। any 2 bodies in the universe। आपको पता है फिर न्यूटन ने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपिया नाम की। पूरा का पूरा यहाँ से उन्होंने डेटा उठा के यहाँ पे डाल दिया था। प्रिंसिपिया नाम की एक इनकी बहुत फेमस बुक है। बुक इसी से उन्होंने डेटा निकाल के छापी थी। तो हमने लिखा ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 बॉडीज इन द यूनिवर्स। अट्रैक्शन के नीचे एक लाइन खींच लेना। सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है ग्रेविटेशन का, रिपल्सिव कभी नहीं होता, ठीक है। जैसे मैग्नेट्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी होता है, 2 चार्जेस के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, लेकिन 2 बॉडीज के बीच में हमेशा क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा ग्रेविटी। ग्रेविटी, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between earth and any object। एनी ऑब्जेक्ट मतलब एनी ऑब्जेक्ट, सन हो, चाहे मून हो, चाहे ये पेन हो, चाहे उड़ता हुआ हवाई जहाज हो, चाहे कोई पक्षी हो, सबके ऊपर जो भी लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेविटी कहेंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट laying on or near by its surface। near by its surface। मैंने ऐसा क्यों बोला? सरफेस के पास होगा उसी को हम ग्रेविटी कहेंगे। भाई ग्रेविटी का असर तो आपको मून के ऊपर भी देखने मिलता है। ना तो वो ऑन सरफेस है, ना ही वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है। इसको हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि ये जो जी है ना, जी की वैल्यू स्मॉल जी जो आप लिखते हो, ये ना हाइट के साथ में चेंज होने लगती है। तो उसका लोचा है
तो इस लाइन के ऊपर मैं वापस आऊंगा जब हम लोग जी के बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल जी के बारे में, कि मैंने ऐसा क्यों लिखवाया था कि ग्रेविटी इज द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी बॉडी विच इज लेइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटी किसके ऊपर लगती है? कोई सरफेस के ऊपर बॉडी रखी है या सरफेस के बिल्कुल पास में रखी हुई है। पास का मतलब होता है कि 100-150 किलोमीटर भी चलेगा, क्योंकि अर्थ की रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर, तो उसके लिए पास मतलब 10-20 किलोमीटर भी पास है उसके लिए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल किसे कहेंगे? वाह, जो बॉडी फ्री फॉलिंग है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण जो बॉडी गिर रही है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्री फॉलिंग कहते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक रॉकेट हो, इसके पीछे में देखो गैसेस निकल रही हैं, अभी दोनों के इफेक्ट के कारण नीचे गिर रहा है। या ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे एक पैराशूट लगा हो, तो इसमें एयर ड्रैग वगैरह भी लग रहा है। तो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है या ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। लिखिएगा, द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ द बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, the motion of a body under the influence of gravity alone, gravity alone is called free fall, is called free fall। चलिए अब नेक्स्ट लिखिएगा, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। इसमें acceleration वर्ड यूज किया है। acceleration का मतलब क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई यही क्या है? acceleration है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये acceleration है, ये हमें बताएगा कि कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है पर सेकेंड। तो हुआ क्या कि एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, मान लो ये एक बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा के आसपास बिल्कुल भी हवा नहीं है, ऐसा हमें एज्यूम करना है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा और देखा टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड रखा हुआ है हाथ में। लेकिन जैसे ही हमने इसको ड्रॉप किया, थोड़ी देर के बाद ये भाई साहब पहुंच जाते हैं यहाँ पे, और अब टाइम हो चुका है कितना? 1 सेकेंड। अभी नीचे आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ना एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? m/g। ये फोर्स तो लगा हुआ है हमेशा, तो कंटिन्यू फोर्स लगा हुआ है, तो कंटिन्यू इनकी स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। जब तक फोर्स लगा रहता है तब तक के वेलोसिटी बढ़ती है। पर ऐसा कैसे बोल रहे हैं? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन का मतलब ही है चेंज इन स्पीड, मतलब इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। तो पता है 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड पहुंच जाती है। ये वेलोसिटी है ना? तो देखो 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? 9.8 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। अब देखो थोड़ी देर के बाद बॉडी ना यहां पहुंच जाती है, अब t इक्वल टू 2 सेकेंड हो चुका है। तो पता है इसकी स्पीड जो रहती है ना, 1 सेकेंड बाद फिर और 9.8 बढ़ चुकी है। तो 9.8 कितना हो जाएगा? 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये प्रैक्टिकली आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी थी? 0। 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 9.8 हो जाती है। इसको आप प्रूव नहीं कर सकते, इसको आप एक्सपेरिमेंटली आप चेक कर सकते हैं। उसके 1 सेकेंड के बाद, यानी कि अब समय कितना हो गया? 2 सेकेंड, अब इसकी स्पीड कितनी हो गई? 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्या कोई बच्चा गैस करेगा? जब t इक्वल टू 3 सेकेंड हो जाएगा, फिर से 9.8 बढ़ जाएगी, तो अब नई वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसमें जोड़ देंगे 9.8, तो कितना हो जाएगा? ये 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करो कि जैसे ही 1 सेकेंड बढ़ता है, पता है वेलोसिटी में चेंज कितना आ जाता है?
9.8 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी। यहां से यहां तक के टाइम कितना हुआ? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड पहुंचे, तो देखो 1 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी कितना है? अगेन 9.8 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां पे टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 सेकेंड। और चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड स्पीड 9.8 बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो जब ये बॉटम तक के आएगी तब अपनी हाईएस्ट स्पीड के ऊपर होगी। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इनिशियल स्पीड इसकी कितनी थी? 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, असलरेशन कितना है इसके ऊपर? 9.8 मीटर पर सेकंड इनटू 5 सेकंड। तो आप मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना? तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। यही वाला फॉर्मूला यूज क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे असलरेशन है और हमने देखा कि हर 1 सेकंड में ना इसकी वैल्यू 9.8 बढ़ रही थी। अब देखो यहाँ पे ये मैंने छोटी सी बॉडी रखा था, अगर इसकी जगह मैं हाथी रख दूं तो उसकी स्पीड 1 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी बताओ? ज्यादा बढ़ेगी कि कम बढ़ेगी? सेम। सेम। ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, अर्थ किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती है। चाहे एक मच्छर हो चाहे एक हाथी हो, दोनों के ऊपर जी की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 फिक्स है, चाहे कोई भी बॉडी हो। सर तो अगर एक कागज को छोड़ेंगे तो वो धीरे धीरे गिरता है, लेकिन एक पेन को छोड़ेंगे तो स्पीड में गिर जाता है, ऐसा क्यों होता है? एयर रेजिस्टेंस है यार, एयर रोक रही है उसको। ग्रेविटी के कारण फोर्स दोनों पे सेम लगा था, इसीलिए वो ज्यादा टाइम लगता है उसको नीचे आने के लिए। वहीं पे कागज को पूरा रोल करके आप उसकी बॉल बनाना देखना, अब वो भी बहुत स्पीड से नीचे आ जाएगा, है ना? तो क्या बच्चे यहाँ पे समझ गए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण उसकी स्पीड ना कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है कोई भी बॉडी की। तो जो उसका एक्सेलरेशन होगा उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिखिएगा इसके बारे में, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। अच्छा ये बॉडी कैसी है? फ्री फॉलिंग बॉडी है कि नहीं है? फ्री फॉलिंग है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, ग्रेविटी के कारण नीचे आ रही है। तो लिखिएगा द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। The acceleration produced in a freely falling body under the gravitational pull of the earth. Repeat कर रहा हूं मैं, the acceleration produced in a freely falling body under the gravitational pull of the earth is called acceleration due to gravity. Under the gravitational pull of the earth is called acceleration due to gravity. अब इसके नीचे ना बड़े बड़े अक्षरों में ऐसे स्टार बना के लिख लेना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। बॉडी को आप छोड़ोगे तो हमेशा कहां जाएगी वो? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ मूव करती है, नीचे जाएगी नहीं बोलना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे कि ये अर्थ है हमारी, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है और कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो क्या ऊपर और क्या नीचे है? इसके हाथ से अगर एप्पल गिरेगा तो वो इधर जाएगा, इसके हाथ से एप्पल गिरेगा तो वो इधर जाएगा। एक्चुअली जाते कहां पे? ये सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है? नीचे तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, हो गया इतना? ये लिख लिए वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद एक और चीज लिख लेना, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी। चाहे हाथी गिरे चाहे चूहा गिरे, दोनों के ऊपर जी की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है सर? इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो डिपेंड किन चीजों पे करती? किसी पे तो डिपेंड करती होगी। तो अगला स्टार पॉइंट लिख लीजिएगा, डिपेंड्स अपॉन एल्टीट्यूड
यानी कि आप हिमालय पे चढ़ जाएंगे ना तो जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। आप अभी बिल्डिंग में देखो एक फ्लोर ऊपर आ गए तो यहाँ पे जी की वैल्यू चेंज हो गई है, बहुत मामूली चेंज हुई होगी बट चेंज होती है, एल्टीट्यूड के साथ में चेंज होती जाती है ना। और किसके साथ में चेंज होती है? डेप्थ। अगर आप गड्ढा खोद के नीचे चले जाएंगे ना तो भी ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होने लगती है। क्या चेंज होती है, कितनी, वो हम लोग देखेंगे। कॉमा, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, कॉमा, शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ। पहले हमने लिखा रोटेशन ऑफ अर्थ, उसके बाद लिखा हमने शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का शेप कैसा है? नहीं, ऑब्लेट स्फेरॉइड। यानी कि आप एक फुटबॉल को लो और ऊपर नीचे से ना पिचका दो, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा, तो कैसा शेप बन जाता है? ऑब्लेट स्फेरॉइड। तो अर्थ के शेप के कारण भी ना जी के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। अब देखो यहाँ पे मान लो इस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट हो रही है। यहाँ पे ये एक जो पार्टिकल है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। यहीं पे देखो ये इक्वेटर है अर्थ का, यहाँ पे इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। अब देखो ये एक्सिस से ये कितनी डिस्टेंस के ऊपर है? R1 डिस्टेंस पे है। और ये इसके एक्सिस से ये कितनी डिस्टेंस के ऊपर है? मान लो R2 डिस्टेंस के ऊपर है। और कोई भी गोल घूमने वाली चीज के ऊपर सेंटर से बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो देखो ग्रेविटी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, mr1 ओमेगा स्क्वायर। इसके ऊपर भी देखो mr2 ओमेगा स्क्वायर। और भाई जी की वैल्यू तो इस तरफ है, मतलब असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण इधर लग रहा है फोर्स, इसके ऊपर भी असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। लेकिन दोनों के ऊपर यार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग अलग है, दोनों पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग अलग है। जैसे कि एक बात समझ जाओ, हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, ऊपर से ड्रोन से देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी सी एक टेबल है जो कि गोल गोल घूम रही है। इसका ये वाला जो पॉइंट होगा, जब ये डिस्क पूरा एक चक्कर मार लेगी तो ये तो सिर्फ इतनी डिस्टेंस कवर किया, लेकिन ये वाला पॉइंट देखो कितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। सेम टाइम में दोनों अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है ना वो कम है और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो वैसे ही अर्थ के साथ में भी होता है। अर्थ के एक्सिस से जैसे जैसे दूर जाओगे तो वेलोसिटी क्या होती है अर्थ की? बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। जैसे इस डिस्क में ही देखो ये वाला पॉइंट कम स्पीड से मूव कर रहा है, ये वाला पॉइंट ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। और जब भी कोई बॉडी मूव करती है उसके ऊपर क्या, गोल गोल घूमती है, उसके ऊपर क्या लगता है? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर हमेशा ये कहाँ लगता है? सेंटर से बाहर की तरफ। तो अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, कितना लगेगा? mr ओमेगा स्क्वायर या mv स्क्वायर बाई आर, दोनों सेम फॉर्मूले। सेम कैसे हो गए सर? अरे ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? v बाई आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर था ना, तो हमने इसकी जगह पे पुट कर दिया तो देखो ये फॉर्मूला भी बन जाता है। अब ये वेलोसिटी कम है और यहाँ पे मान लो अगर पार्टिकल है तो उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा mv स्क्वायर बाई आर। ये अलग रेडियस के ऊपर है, इसकी वेलोसिटी भी अलग है। तो इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है और इसकी रेडियस भी ज्यादा है, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो ये फोर्स ज्यादा होता है। अभी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ जाओ कि अर्थ में अगर आप इक्वेटर के पास खड़े होगे तो आपको जी अलग फील होगा, और अगर पोल्स के पास होंगे ना तो जी की वैल्यू अलग फील होगी। प्लेस टू प्लेस जी वेरी करता है। अगला स्टार पॉइंट लिख लेना, जी वेरीज प्लेस टू प्लेस। आपकी नानी के घर जी की वैल्यू अलग है, यहाँ पे जी की वैल्यू अलग है। आप भावनाएं तो समझ रहे हो ना, एक पॉइंट पे दो बॉडीज के लिए जी की वैल्यू सेम है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे जी की वैल्यू अलग अलग है। तो जी की एक एवरेज वैल्यू है, वो कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे लिख लेना, एवरेज वैल्यू ऑफ जी इज टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कई बार फीट वगैरह में पूछ लेता है जनरली ऑप्शंस में, तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है जी की वैल्यू।
फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चे समझ गए कि यहां पे जी की वैल्यू अगर जी है, इक्वेटर पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी डैश हो जाएगी। इन दोनों के बीच किसी एक पॉइंट पे जी डबल डैश हो जाएगी। तो हर जगह जी की वैल्यू अलग अलग है। लेकिन इस पॉइंट पे अगर कोई दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, चाहे हाथी और चूहा क्यों ना, दोनों के ऊपर जी डबल डैश ही लगेगी। तो हम सारे एक्सपेरिमेंट एक ही जगह पे रह के करते हैं। तो एवरेज वैल्यू ले ली गई जी की कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। लिखिएगा अगला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हमें कोई डिराइव नहीं करना है, कोई प्रूव नहीं करना है, ये लॉ है। न्यूटन ने बता दिया ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा ऐसा होता है। हमने उससे एक अपनी सहूलियत के लिए इक्वेशन बना दी है। न्यूटन ने क्या किया था, टाइको ब्राहे और केपलर के नोट्स को पूरा पढ़ा और वो एक कंक्लूजन पे पहुंचा। वो कंक्लूजन आपको लिखना पड़ता है। 1 मार्क में पूछेगा व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कई बार इसको बोलता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम लोग ना सबसे लास्ट लाइन में जाके लिख देंगे कि ये हर जगह फॉलो होता है, इसलिए इसको ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, लिखिएगा, इट स्टेट्स दैट, देखो क्या है वो मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद हम इसको लिखेंगे। कि मान लो कोई पार्टिकल है जिसका मास है m1 और कोई दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2। इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। हम एक बात जानते हैं कि दुनिया में कहीं पे भी दो पार्टिकल रखे हो, उनके बीच में क्या लगता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हमने क्या नाम दिया है, ग्रेविटेशन फोर्स। भाई ग्रेविटेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो इन दोनों पार्टिकल के बीच क्या लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, ऑब्वियसली लग रहा होगा। हर दो पार्टिकल के बीच में लगता है। तो इस पार्टिकल के ऊपर ये वाला जो है ना इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और इस पार्टी के ऊपर ये वाला जो है ना इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स है ना ये। तो न्यूटन भाई साहब ने कहा कि इनके बीच में ये जो फोर्स लग रहा है ना, मैंने एक्सपेरिमेंट कर करके देखे हैं, ये m1 m2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। उसने यकीन दिलाया कि मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और m1 m2 का जो प्रोडक्ट होता है ना उसके प्रोपोर्शनल होता है यार ये फोर्स। मैं जैसे ही m2 की वैल्यू बढ़ा देता हूँ ना फोर्स बढ़ जाता है, मैं जैसे ही m1 की वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो भी फोर्स बढ़ जाता है, यानी कि m1 m2 के प्रोपोर्शनल है। मान लिया हमने। फिर उसने बोला कि लेकिन यार इनके बीच की डिस्टेंस को मैं जैसे ही बढ़ा देता हूं, अगर मैं 2 सेंटीमीटर बढ़ा देता हूं ना तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाता है। अगर मैंने डिस्टेंस को 3 टाइम्स बढ़ाया तो फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाता है। कितने टाइम्स कम हो जाता है, 9 टाइम्स। तो उन्होंने बोला कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर ये 2 गुना कम करते, 2 गुना बढ़ाते और ये 2 गुना कम हो जाता तो स्क्वायर नहीं आता। लेकिन वो जैसे ही इसको डबल करते हैं ना तो ये 4 टाइम्स कम हो जाता है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे स्क्वायर लगाओ। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये दोनों चीजें बताई कि यार मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना तो ऐसा ऐसा हो रहा था। उसी चीज को अब हम लोग यहाँ पे वर्ड्स में लिखेंगे कि दुनिया में कोई भी दो पार्टिकल रहते हैं ना तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी को मैं अब लिखवाने वाला हूं, लिखते लिखते आप समझते जाना। ठीक है, लिखिएगा, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट every particle in universe, every particle in universe attracts, attracts every other particle। हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इट स्टेट्स दैट every particle in universe attracts every other particle with a force, with a force। समझ गए ना, every particle on universe attracts other particle with a force which is directly proportional to the, किसके प्रोपोर्शनल है,
which is directly proportional to the product of their masses, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance, है ना? लिखवा रहा हूं मैं रिपीट कर रहा हूं. इट स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of distance between them. Distance between them. और फुल स्टॉप करके वो लाइन लिखेंगे जिसके ऊपर आपको पूरे 1 नंबर मिलते हैं, नहीं तो हाफ नंबर मिलते हैं. अगर आपने बताया है कि ये फोर्स है, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर. तो मैग्नीट्यूड तो आप यहां से निकाल लोगे, जैसे जैसे आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है. तो फुल स्टॉप करके लिखिएगा, this force acts along the line joining the two particles. दोनों पार्टिकल्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ही ये फोर्स लगता है. देखो मैं दोनों पार्टिकल को जोड़ देता हूं. ये मैंने दोनों पार्टिकल्स को जोड़ दिया, तो इनको जोड़ने वाली जो लाइन है उसके अलोंग ही दोनों फोर्स दिख रहे हैं. तो ये डायरेक्शन बताना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अभी डायग्राम बना लीजिए. m1 m2 दिखाइए, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिखाइए r, और उसके नीचे लिख लीजिए f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं. एक बार पूछा भी है 1 मार्क में, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो आप लोग लिखेंगे कि इन ग्रेविटेशन फोर्स is inversely proportional to the square of distance between two particles. It is known as inverse square law. आप लोग लिख सकते हो ना अपने वर्ड्स में इसको. ये एक बार पूछा है 1 मार्क में, व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ. हो गया. इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं और नीचे वाली को इक्वेशन नंबर 2. फिर लिखेंगे कंबाइनिंग 1 and 2. 1 और 2 को हम लोग अब एक साथ लिख देते हैं. दो बार फोर्स क्यों लिखें? तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और नीचे में आएगा r स्क्वायर. दोनों चीज को हमने एक साथ लिख दिया. अभी प्रोपोर्शनल साइन हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले आते हैं. तो उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग मास रखे, उनके बीच की डिस्टेंस देखा उन्होंने कितना फोर्स आ रहा है. फिर उन्होंने अलग अलग मास रखे, अलग अलग रेडियस, फिर देखा कितना फोर्स आ रहा है. उसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, कांस्टेंट यहाँ पे निकाल लिया. तो F इज इक्वल्स टू आ जाएगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, where G is the proportionality constant. इस कैपिटल G पे हम कभी डिस्कशन करना है अच्छा खासा. F इज इक्वल्स टू G m1 m2 r स्क्वायर. अब नीचे लिखिएगा G और इसके आगे डैश करके. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये G की जो वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप दो स्टार्स के बीच में बात कीजिए, चाहे इस चेयर और टेबल के बीच में बात कीजिए, चाहे अर्थ और मून के बीच में बात कीजिए. तो यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाइए, ये रूल फॉलो होता है हमेशा. इसलिए इस G को क्या बोला गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. तो ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. तो लिख लीजिएगा डैश करके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और G इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं यहां से, F r स्क्वायर अपॉन m1 m2. ऐसा मैंने क्यों लिखा, ताकि मैं G की यूनिट निकाल सकूं. क्या यहां से आप G की यूनिट बता सकते हैं देख के, न्यूटन,
मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो यहां से अब हम इसकी यूनिट लिख लेते हैं। तो आगे से मैं अब इसकी यूनिट डायरेक्ट लिखूंगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और जो जी की वैल्यू आती है, किसी को याद है क्या? हाँ, -11। अब पूरा यूनिट के साथ हमको बोलना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। पर लिखो चाहे -2 लगा लो, एक ही बात है। अच्छा, कई बार पूछ देता है कि डिफाइन जी, कैपिटल जी लिखिएगा, डिफाइन जी, क्वेश्चन टाइप से डिफाइन जी। तो ये वाला फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले से ना हम जी को डिफाइन कर देंगे। अगर दो बॉडीज हैं जिनका मास 1 और 1 किलोग्राम है और उनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, 1 मीटर है, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी। तो दो बॉडीज जिनका मास 1 किलोग्राम ईच है और अगर उनके बीच की डिस्टेंस भी 1 मीटर है, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है ना, वही क्या कहलाता है, जी कहलाता है। इस फॉर्मूले से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो लिखिएगा डिफाइन जी करके, पहले तो ये वाला फॉर्मूला लिख लो। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, G इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर m1 m2। इफ m1 is equals to m2 is equals to 1 kg and r is equals to 1 meter, then G is equals to F। इसी को वर्ड्स में लिखना है। हो गया? If two masses 1 kilogram each, if two masses 1 kilogram each are placed at a distance 1 meter, are placed at a distance 1 meter, full stop। रिपीट कर रहा हूं, इफ टू masses 1 kilogram each are placed at distance 1 meter, full stop, the force between them is, the force between them is numerically equal to G, numerically equal to G, capital G। इसके बाद छोटी सी हेडिंग है, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे देखो मैंने दो मासेस बना दिए हैं। अब वेक्टर वेक्टर की बात हो रही है। यहां से ये जो पहला वाला है, और ये दूसरा वाला है, इसको हमने बोल दिया m1 और इसको हमने बोल दिया m2। ये है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, r1। पोजीशन दिखा रहा है ना 1 की, इसको मैं क्या बोलूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2। अब देखो ये इसकी पोजीशन है, ये इसकी पोजीशन है। अगर कोई बंदा यहां बैठा है और वो कूद के यहां पहुंच गया, तो वो उसकी पोजीशन वेक्टर हुआ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ? डिस्प्लेसमेंट यार, 1 से कूद के 2 में गया है, तो 1 से कूद के अगर वो 2 में गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां से यहां गया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, R12। इस डायरेक्शन में अगर गया है तो 1 से लेके 2 पे गया है,
लेकिन मान लो अगर वो यहां से कूद के यहां पे गया है, इन केस अगर ऐसा गया है, स्ट्रेट लाइन है ये, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, R21, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम टू टू वन। बात समझ गए ना आप लोग? ये है पोजीशन वेक्टर, उसकी पोजीशन बता रहा है, और ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। 1 से 2 जाओगे तो R12, अगर 2 से 1 जाओगे तो R21। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मास m1 है, उसके ऊपर कोई फोर्स लगाने वाला है, वो कौन है जो इसके ऊपर फोर्स लगाने वाला है? ग्रेविटेशन। m2 फोर्स लगाने वाला है इसके ऊपर। आप लोग कभी वो वाला खेल खेले जिसमें दो बच्चे ऐसे खड़े हो जाते हैं हाथ पकड़ के, गोल गोल घूमते हैं, तो आप पीछे गिर क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपका दोस्त आपके ऊपर फोर्स लगा के रखता है। तो m1 के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है? m2। और बताओ किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा? m1 के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? हाँ हाँ, कोई सही बोल रहा है, हाँ क्या? m1 पे फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स m1, वाह। m2 के कारण m1 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? कोई एक बच्चा ना सही बोल रहा था। हाँ, आर वेक्टर मतलब पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1 2 कह लो। जब डायरेक्शन लिखी है तो उसका नाम लो ना। पर m1 की तरफ m2 की तरफ वो नहीं दिखता, यहाँ पे डायरेक्शन लिखी हुई है। m1 के ऊपर m2 के पर सॉरी m2 के कारण m1 पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन कौन सी है? R12। m1 को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में है ना, उसकी डायरेक्शन क्या है? R12। अब देखो ये m2 है, इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा, और ये डायरेक्शन कौन सी है? R21। मास 2 के ऊपर R21 की डायरेक्शन में फोर्स आएगा, किसके कारण? m1 के। कोई बहुत रॉकेट साइंस चल रहा है क्या? एकदम इजी है ना, कि इस मास के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में आने वाला है? इस तरफ। और ये डायरेक्शन किधर से किधर है? जब आप 1 से 2 की तरफ जाते हैं। ये डायरेक्शन कौन सी है? जब आप 2 से 1 की तरफ जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? R21। देखो ये है हमारा 1 और ये है हमारा 2। ये डायरेक्शन क्या है? कहां से कहां जा रहे हो अपारना? 1 से 2। तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी? R12। ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी? R21, क्योंकि अब आप 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन कहलाती है R21। तो अब इसमें अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए लिखिएगा, let R12 and R21 are displacement vectors. Let R12 sorry R12 and R21 are displacement vectors from m1 to m2। रिपीट कर रहा हूं, let R12 and R21 are displacement vectors from m1 to m2 and m2 to m1 respectively। paragraph change। also अब देखो इस फोर्स को ना मुझे कुछ नाम देना है। ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? m1 के ऊपर। और किसके कारण लग रहा है? m2 के कारण। तो इसको मैंने नाम दे दिया F12। ये वाला फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? 2 के ऊपर। और किसके कारण लग रहा है? 1 के कारण। तो इसको हम लोग नाम देंगे F21। कितना इजी? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1। सब कुछ लिखा हुआ है, लिखिएगा। ऑल्सो पैराग्राफ चेंज करके, ऑल्सो F12 and F21 आर ग्रेविटेशनल फोर्स gravitational forces exerted on m1 by m2 and on m2 by m1।
ये वाला फोर्स है ऑन m1 बाय m2 और ये वाला फोर्स है ऑन m2 बाय m1। रिस्पेक्टिवली। अभी डायग्राम बना लीजिए। ये दोनों ना स्ट्रेट लाइन है, ये R12 और R21। जगह ना हो तो ऐसा भी बना सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस डायरेक्शन में आप दिखा देना क्या R12 और इस डायरेक्शन में आप दिखा देना क्या R21। ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन सही होनी चाहिए बस। बन गया। अच्छा, वेक्टर क्या होता है? देखो, वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं होगी तो क्या बन जाएगा? सिर्फ स्केलर बन जाएगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तभी ये क्या बनता है? हमारा वेक्टर बनता है। आप लोगों को याद होगा ए क्रॉस बी हम लोग जो पढ़ते थे, इसका आंसर क्या आता है? वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो ए बी साइन थीटा और एन कैप हम लिखते थे, ये मैग्नीट्यूड होता था और ये उसकी डायरेक्शन होती थी। तो यहाँ पे भी हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। क्या बच्चों को मैग्नीट्यूड पता है फोर्स का? अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना सबने। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड तो सबको पता है यार, और डायरेक्शन पता है क्या? डायरेक्शन भी तो पता है। m1 के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या है? R12 और उसके ऊपर क्या है? R21। तो लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, द ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अभी तो मैंने स्केलर फॉर्म में लिख दिया, थोड़ी देर पहले यही लिखा था ना हमने, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अब देखो, मैं यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा रहा हूं तो मुझे डायरेक्शन अब बतानी पड़ेगी यार। तो वन फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, वन के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? R। फोर्स ऑन वन इज इन विच डायरेक्शन? वन। सबको पता है बट बोल नहीं रहे हैं कोई भी। बता दोगे तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे क्या? सब धीरे धीरे 1 to 2 1 to 2। अरे वन के ऊपर वन किसकी तरफ जाना चाहता है? टू की तरफ। तो डायरेक्शन क्या है? 1 to 2। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टू क्या है? 2 to 1। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? R12। 1 2 की तरफ जाना चाहता है, तो ये हो जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म। लेकिन इतना लिखना है हमको। इसके बाद ना एक छोटा सा ना, अब इसको क्या बोलोगे पता नहीं, फिजिक्स में ये लेके रखा हुआ है कि जब भी हम फोर्स लिखेंगे ना, दो बॉडीज के बीच में, दो चार्जेस के बीच में, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, तो वो फोर्स देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव। तो कैसे समझ में आएगा? यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या कुछ? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी नेगेटिव फोर्सेस होते हैं ना, उसको कंसीडर करते हैं कि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, और जो पॉजिटिव फोर्सेस आते हैं वो कैसे होते हैं? रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल देखो। एक ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे? रिपेल करते हैं। और इनके बीच जो फोर्स होता है ना, वो कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो, यहां भी पॉजिटिव रखो, यहां भी पॉजिटिव रखो, आंसर क्या आने वाला है? पॉजिटिव ही आने वाला है। या अगर एक नेगेटिव चार्ज है, ये भी एक नेगेटिव चार्ज है, यहां पे रखोगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आंसर हमेशा क्या बताता है? कि रिपेल हो रहा है, रिपेल। लेकिन अगर एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव, तो आंसर क्या आता? नेगेटिव। और मजे से ये क्या करते, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। तो हम लोगों ने ना ऐसी सोच लिया कि यार फॉर्मूले में ही ना अगर नेगेटिव दिख जाए तो मजा आ जाएगा।
तो ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है कि अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है? अट्रैक्टिव नहीं है, सिर्फ अट्रैक्टिव है। ग्रेविटेशन फोर्स कैसा है? ओनली अट्रैक्टिव, सिर्फ अट्रैक्टिव। तो इसके फॉर्मूले में तो माइनस दिखना चाहिए, लेकिन माइनस का जुगाड़ कहां से करें? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे ना हम लोग एक जबरन माइनस का साइन लेके आने वाले हैं, जबरदस्ती, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले में दिखना चाहिए बोले तो हम लोग दिखा देते हैं। देखो ये जो डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन, मान लो ये एक एफ है, तो पता है ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाती है? -1 है। डायरेक्शन को जस्ट 180 कर दो, उसके सामने क्या लगा सकते हो? माइनस। तो ये जो डायरेक्शन है ना 1 2, अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं तो वो क्या बन जाएगी? -R12। और वही डायरेक्शन क्या है? R21 है। तो हम लोग क्या करते हैं, सामने में एक माइनस लाने के लिए इसकी डायरेक्शन में जानबूझ के उल्टी दिखा देते हैं। तो मैं यहां पे ऐसा लिख दूं, अगर F12 इज इक्वल्स टू GM1M2 अपॉन R² R21, तो यार ये तो डायरेक्शन मैंने गलत लिख दी है, लेकिन अगर मैं सामने माइनस का साइन लगा दूं तो -R21 क्या हो जाएगा? R12 हो जाएगा। किसी भी वेक्टर के सामने अगर माइनस लग गया तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज, और वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसके आगे तुमने माइनस का साइन लगा दिया है, तो क्या करेगा? अपोजिट हो जाएगा ऐसा, और वो क्या बन जाएगा फिर? R12। इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली नहीं है, बस वो वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ बोलता है ना, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया? माइनस साइन। तो -R21 क्या बन जाता है? R12 बन जाता है। तो माइनस साइन का क्या यहाँ पे औचित्य है, वो क्या दिखा रहा है हमको, क्या सिग्निफिकेंस है? कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है और कुछ नहीं। यहीं तक हमारा खत्म हो गया था, लेकिन जबरन यहाँ पे एक माइनस साइन हमने ले आया है, और आपको भी एग्जाम में ये बनाना पड़ेगा माइनस साइन के साथ में, और सीधे सीधे नीचे लिखना पड़ेगा, नेगेटिव साइन शोज दैट, क्या शो कर रहा है? कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। जानबूझ के खुद माइनस साइन लेके आए और बोल रहे हैं देखो जो माइनस दिख रहा है उससे हमें ये पता चला। अरे तुम भी तो लेके आए हो, तुम्हें पता था इसलिए जबरन वहां पे माइनस साइन लगाए हो। Negative sign shows that the gravitational force is attractive in nature. Here, negative sign shows that the gravitational force is attractive in nature. Attractive in nature. चलिए अब लिखिए नोट। नोट, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मान लो ये M1 है और ये M2 है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F का, और ये जो F है ना, इसकी वैल्यू कितनी? मान लो 10 न्यूटन है, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यार। ये वैक्यूम में रखे हुए थे, लेकिन अगर इन्हीं दोनों को मैं उठा के पानी में रख दूं, तब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? देखो दोनों वैक्यूम में रखे हुए थे, तो उनके बीच फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन। अब मैंने उठा के उनको पानी के भीतर डाल दिया, अब इनके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है एक दूसरे का, तो वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? अनअफेक्टेड रहता है, मीडियम पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। मीडियम पे ये डिपेंड नहीं करता। आगे चल के देखना हम लोग करेंगे कि अगर ये हमारी अर्थ की सरफेस है और यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, तो इसके ऊपर कितना लगेगा? mg। हम ये भी बोलेंगे कि अगर ये हमारी जमीन की सरफेस है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है और इसके अंदर एक स्कूबा ड्राइवर यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके ऊपर भी नीचे की तरफ कितना लगेगा? mg। लेकिन पानी के अंदर ना बायएंसी फोर्सेस वगैरह भी होती हैं, इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर उठता रहता है, जल्दी से नीचे नहीं गिरता। तो कोई सा भी मीडियम हो, ग्रेविटेशन फोर्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पानी में भी हम लोग लिखेंगे mg, और हवा में भी लिखेंगे mg, और वैक्यूम में भी लिखेंगे mg। ऑयल के अंदर कितना लिखेंगे बताइए? mg। कहीं चेंज नहीं होता ना यार, ठीक है। देखिए नंबर 1,
देखो अपना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किसी के ऊपर ना क्वेश्चन आते हैं तो वो इन्हीं नोट पॉइंट से बनते हैं। देखिएगा, नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस, इसी में लिखिएगा कॉमा करके। as they act along the line joining, as they act along the line joining the center of two bodies, the center of two bodies। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो लगाते हैं, वो फोर्स एग्जैक्टली किस पॉइंट पे लगता है? इनके सेंटर के ऊपर लगता है। कहां पे लगता है? इनके इसके ऊपर कई न्यूमेरिकल आते हैं जो बनते नहीं है, फिर बच्चे इस पॉइंट को जब भूल जाते हैं। फोर्स किसके किसके बीच में लगता है? दोनों बॉडी के सेंटर्स के बीच में। तो जब हम ये फोर्स बनाते हैं ना, तो ये देखो सेंटर के ऊपर बनाते हैं, सेंटर के ऊपर। हम कहीं हवा में नहीं बना देते ऐसा, हम कहां बनाते हैं? सेंटर के ऊपर। देखिएगा, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज, फुल स्टॉप। ऑल्सो दे आर इक्वल एंड अपोजिट, ऑल्सो दे आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। देखो बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2 पे कितना फोर्स लगा रही है? F। बॉडी नंबर 2 बॉडी नंबर 1 पे कितना फोर्स लगा रही है? F। फोर्स का आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है ना, F इज इक्वल्स टू GM1M2 अपॉन R का स्क्वायर। मैंने कहीं ऐसा बोला क्या कि इस बॉडी के लिए फॉर्मूला ये है, उस बॉडी के लिए फॉर्मूला ये है? नहीं, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही है। तो अर्थ जो है इस पेन को अपनी तरफ फोर्स लगा रही है या नहीं लगा रही है? लगा रही है। तो क्या ये पेन भी अर्थ के ऊपर अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है? बिल्कुल लगा रहा है। ये इसके ऊपर भी F लग रहा है और अर्थ के ऊपर भी F लग रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि पेन ही नीचे जा रहा है, अर्थ ऊपर नहीं आ रही है? अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ता है? देखो ये है हमारी अर्थ, इसके ऊपर भी लगा फोर्स, और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये अर्थ है तो इसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देके कैपिटल एन लिख लेते हैं, और इसको AE लिख लिया, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। अब ये दूर एक छोटा सा बॉडी है, इसके ऊपर भी फोर्स लगा, इसका छोटू सा मास है और एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल। अब देखो दिस इक्वल टू दिस, ये दोनों प्रोडक्ट को आपस में इक्वल, क्योंकि दोनों के ऊपर फोर्स सेम है, दोनों के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन सेम होगा। अब ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट को आपस में बराबर होना है। अब ये छोटा है तो ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और ये जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो एक्सेलरेशन अर्थ का क्या होता है? ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो। समझ में आ रहा है ना? तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बताओ इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, तो आप फोर्स निकालोगे, फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओगे। दिखा सकते हैं ना? चलिए, तो हमने क्या लिखा? ऑल्सो दे आर इक्वल एंड अपोजिट। ब्रैकेट में लिख लेना एक चीज, हेंस फॉर्म, हेंस फॉर्म, बोल सकते हैं इसको, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। देखो ऐसे फोर्स हैं कि इक्वल और अपोजिट है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। और इस फोर्स की एक बहुत खास बात है कि ये नॉन कांटेक्ट टाइप के फोर्स है। जैसे इस पेन के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया है, हमारे बीच में कांटेक्ट है। मैं इस जमीन पे खड़ा हूं, जमीन के ऊपर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, जमीन मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन। ये कैसा होता है? कांटेक्ट टाइप फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? नॉन कांटेक्ट टाइप। मून इतनी दूर है फिर भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, क्योंकि नॉन कांटेक्ट टाइप फोर्स। ठीक है, मैग्नेट के बीच में कैसा लगता है? कांटेक्ट टाइप या नॉन कांटेक्ट टाइप? नॉन कांटेक्ट टाइप। जब वो दूर दूर होंगे तो भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, ये भी नॉन कांटेक्ट टाइप। इसके बाद नंबर 2 लिखिएगा नोट में, द ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव।
और दो फोर्सेस का नाम पढ़ा था हमने, किसी को याद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव। चलो इतने अच्छे से बताए हो, अब ये बताओ कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? हाँ बहुत बढ़िया, चलो लिखिएगा। चलो मैं लिखवा देता हूं इसको भी, नहीं तो द ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कॉमा, सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स does not depend upon path, does not depend upon path। ये देखो, ये बॉडी m1 थी, ये बॉडी m2 थी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस है। मैंने क्या किया, इस बॉडी को उठाया, यहां से मैंने इस बॉडी को उठाया और एकदम स्ट्रेट लाइन में उठा के इसके पास ले आया। तो अब इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा? मान लो कोई फोर्स F लग रहा होगा। अगर मैं इस बॉडी को सीधा ना लाके यहां से ऐसे घुमा फिरा के ऐसे करके यहां पे लेके आता, अब इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होता? सेम। अरे पाथ तो लंबा हमने फॉलो किया है, तो भी सेम। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप कहीं से भी लेके आ जाओ, फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा नंबर 3, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव ओनली, अट्रैक्टिव ओनली। इसके बाद लिखिएगा डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, चाहे पानी में हो, चाहे वैक्यूम में हो, चाहे एयर में हो, डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। उसके बाद एक और चीज पूछता है, बहुत सारे फोर्सेस दे देगा और पूछेगा इसमें से लॉन्ग रेंज फोर्स कौन सा है। यार ग्रेविटी से ज्यादा बड़ा लॉन्ग रेंज कौन होगा? 15 करोड़ किलोमीटर दूर यहाँ से स्थान है, उसके ऊपर भी फोर्स लग रहा है। तो भाई ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसमें लिख लीजिएगा इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, बहुत डिस्टेंस तक के लगता है, लॉन्ग रेंज फोर्स। और नेक्स्ट लिखिएगा फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहने का ये मतलब है कि फोर्स ऑन वन टोटल कितना लगेगा? फोर्स ड्यू ऑन वन ड्यू टू टू, प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर, फोर्स ऑन वन ड्यू टू फाइव। पांचों के कारण सेपरेट सेपरेट फोर्स निकालो और उसको जोड़ दो, इसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जिसमें आपको पूछूंगा ना, बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो आप क्या करेंगे? पहले इसके कारण फोर्स निकालेंगे, इसके कारण अलग से कैसे निकालेंगे? इनके बीच की डिस्टेंस पता होगी ना, जी m1 m2/r², बात खत्म। तो सेपरेट सेपरेट निकाल के उनको जब हम वेक्टर सम करेंगे तो हमको इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए, चलो ये देखते हैं कि दो पर्सन आजू बाजू बैठे हैं, उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है। वो क्यों नहीं थोड़ी देर में ऐसे चिपक जाते हैं, है ना? देखिएगा क्वेश्चन, फाइंड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन person A and B sitting 1 meter apart, given mass of A is equals to 60 kg, mass of B is equals to 80 kg.
और g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। हाँ बोलते जाओ बोलते जाओ। हाँ तो देखते हैं कितना फोर्स लगता है यार। जैसे आप दो दोस्त आजू बाजू बैठे हो तो एक दूसरे से सट क्यों नहीं जाते हम लोग? जब ग्रेविटेशनल फोर्स है हम लोग क्यों नहीं सट जाते? वैल्यूज रख के देखो कितना मामूली सा फोर्स मिलेगा, देखना। तो इन दोनों पर्सन के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 60 इंटू 80 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 4800। इसको पूरा सॉल्व करने मत लग जाना। 6.67 इंटू 0.48 इंटू 10⁻⁻7। 0.48 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 0.5 जैसा दिख रहा है, यानी हाफ। 6.67 का हाफ कितना हो जाएगा? करीब 3.32 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। अरे कितना कम है ये। 10 न्यूटन का मतलब होता है 1 किलोग्राम, और ये तो कितना है 3.32 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ये तो फील ही नहीं होगा हमें। इसीलिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ना जो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच में फील होता है, क्योंकि उनका मास बहुत ज्यादा होता है, तो मल्टीप्लाई होकर ये न्यूटन में फोर्स है बहुत ज्यादा आता है। इसलिए ग्रेविटी हम लोग किसी किसके बीच में पढ़ते हैं भाई, उसमें से एक ऑब्जेक्ट बहुत हैवी होना चाहिए, तो हम अर्थ के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं जनरली। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। द मास ऑफ प्लेनेट जुपिटर। ये क्वेश्चन आप लोग घर से बना के लाएंगे ना। द मास ऑफ प्लेनेट जुपिटर is 1.9 into 10 to the power 27 kg. 1.9 into 10 to the power 27 kg, and that of sun is 1.99 into 10 to the power 30 kg, full stop. Distance between both is 7.8 into 10 to the power 11 meter, full stop. Calculate the gravitational force. Exerted by sun on Jupiter. सन जुपिटर पे कितना फोर्स लगाने वाला है वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर ये पूछता है कि जुपिटर सन के ऊपर कितना लगाने वाला है, तो क्या फॉर्मूला चेंज हो जाता है? नहीं, दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं, तो चाहे कुछ भी पूछे हमें तो एक ही फॉर्मूला आता है। इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एज्यूमिंग द जुपिटर मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। एज्यूमिंग द जुपिटर मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट around the sun, calculate the speed of Jupiter. Calculate the speed of Jupiter. तो आपको ना इसकी स्पीड निकालना है v। मैं हिंट दे देता हूं, फोर्स तो आप लोग निकाल लोगे बड़े आराम से। मान लो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, मान लो 800 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल, इतना कम तो नहीं आएगा, 800 न्यूटन मान लो आ गई। अब देखो जब आप किसी पत्थर को धागे से बांध के गोल गोल घुमाते हो, उस पत्थर पे देखो उसको धागा अपनी तरफ खींच रहा है अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल। और यहां पे देखो इस डायरेक्शन में ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जो कि किसके बराबर होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। लेकिन जो चीज गोल गोल घूमती है ना, उस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल, और उस फोर्स के फॉर्मूले हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे क्या पूछा है? उसने ये पूछा है।
तो आप F निकाल के इससे दोनों को बैलेंस कर देना, दोनों इक्वल होंगे तभी तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में है। अगर ये ज्यादा हो गया तो ये अंदर घुस जाएगा, अगर ये ज्यादा हो गया तो ये तो बाहर निकल जाएगा। तो आप लोग बोलेंगे फॉर बैलेंस्ड मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीपिटल कौन होता है? जो सेंटर की तरफ लगता है। तो आप देखिए अगर ये सन है और ये जुपिटर है तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये भेस बदल बदल के आता है। जब आप एक धागे में पत्थर को बांधते हैं तो जो टेंशन होता है ना धागे में, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। तो यहाँ पे इस फोर्स को आप इससे इक्वेट करना, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या इतना क्लियर है? एक और क्वेश्चन लिखने का टाइम है सर? क्लास ठीक है सर, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।